हम अपनी खबर की शुरुआत से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। सोचिए, आप कुछ नहीं है, ना आपके पास जनाधार है, ना आपकी सरकार है और ना ही जनता का समर्थन आपको मिल रहा है। सोचिए, इसी दौरान आपको किसी विदेशी मंच से अपनी तारीफ में 4 शब्द कहने का ऑफर मिले तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप उस मंच पर जाकर अपने बारे में सच झूठ जो भी समझ आएगा वो बोलेंगे, जिससे आपकी तारीफ हो। इसके अलावा आप अपने विरोधियों के बारे में गलत सलत जो मन में आएगा वो बोलेंगे। ऐसा काम कोई भी इंसान कर सकता है। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्हें ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच के लिए बुलाया गया था। वो पहुंचे और अपने संबोधन में भारत की मौजूदा सरकार को लेकर जो मन में आया वो बोला। आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, मेरे हाथों में इस वक्त वो तस्वीर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक चुनी हुई सरकार पर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में मुख्य रूप से 5 बातें कही। पहला ये कि भारत में विपक्ष जब आवाज उठाता है तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है। उनका मतलब यह था कि भारत में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है और जिस तरह से तानाशाही सरकार में होती है वो सबने देखा है और वो सब देख भी रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि उनके फोन की जासूसी पेगासस के जरिए की जाती है। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा कि संसद, मीडिया और न्यायपालिका सब विवश है। राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया। उनके मुताबिक यात्रा के दौरान उनका सामना आतंकवादियों से हुआ और इन आतंकवादियों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपनी स्पीच के दौरान यह बताने की कोशिश की कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। एक बार आपको राहुल गांधी को सुनना चाहिए। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. So it's slightly different than other countries. You can think about it much more at the scale of Europe, right? Multiple different states, much bigger than Europe, requiring a conversation and a negotiation to actually move forward. And it's that negotiation that is actually coming under attack and under threat. In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. राहुल गांधी की बातों को आपने सुन लिया होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं कि अब जो हम आपको बताने वाले हैं और अपने विश्लेषण में जिस हिस्से के ऊपर हम बात करने वाले हैं, हो सकता है कि उनमें से कई लोगों को हमारे इस विश्लेषण से दिक्कत हो, लेकिन जब बात हमारे लोकतंत्र के ऊपर हो, जिसे बार बार खतरे में बताया जाए, तो हम ये सवाल उठाएंगे और खुलकर ये बातें भी पूछेंगे। क्योंकि अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में विपक्ष को जनता के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाने दी जाती है। इसके लिए राहुल गांधी ने अपनी एक तस्वीर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया। वो तस्वीर क्या है आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये वो तस्वीर है जिसको अभी हम दिखाएंगे। ये वो तस्वीर है जिसका उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया। इसमें
राहुल गांधी की एक तस्वीर दिख रही है जिसमें ये देखिए, वो राहुल गांधी की एक तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें एक पुलिस वाला राहुल गांधी को रोकता हुआ दिख रहा है। ये जो हमने आपको दिखाया, ये राहुल गांधी का वो बयान भी अब हम आपको सुनवाते हैं, फिर इस तस्वीर का जो विश्लेषण है वो हम आपके लिए करेंगे। लेकिन पहले इस तस्वीर के ऊपर राहुल गांधी ने जो कहा, एक बार आपको वो आज जरूर सुनना चाहिए। That picture's taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. यानी राहुल गांधी के स्पीच के दौरान ये तस्वीर दिखाई गई थी और इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि यह संसद के बाहर की तस्वीर है जहां पर पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं, जिसमें वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो पुलिसकर्मी उन्हें रोक रहे हैं। ये वो तस्वीर दिखा रहे थे और ये वो तस्वीर अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे थे उनको विश्वास हो गया होगा, लेकिन हमने इसके बारे में पता लगाया क्योंकि ये तस्वीर बार बार राहुल गांधी ने दिखाया। हमें यह पता चला कि यह तस्वीर संसद की है ही नहीं, यानी ये जो तस्वीर राहुल गांधी दिखा रहे हैं दरअसल ये संसद की तो है ही नहीं। ये तस्वीर, ये देखिए, ये है वो सीधी तस्वीर जिसको राहुल गांधी ने दिखाया कि वो संसद परिसर में है। ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर को नेशनल हेराल्ड में छापा गया है। नेशनल हेराल्ड के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं। ये वो तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की थी। यानी ये वो तस्वीर थी जिसको राहुल गांधी ने उस प्रेजेंटेशन में दिखाया कि राहुल गांधी उस वक्त संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। कई अखबारों में ये तस्वीरें छपी थी, उनमें से एक ही अखबार नेशनल हेराल्ड, उसने भी ये तस्वीर छापी थी जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये बातें कहां कही? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब सोचिए, लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज, यानी जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी स्पीच में लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में बताया वो जनादेश के प्रति अपमानजनक भी माना जा सकता है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस विषय पर अपनी स्पीच दी थी उसका टाइटल था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में सुनने की कला सीखना। यहां पर सुनने की कला से मतलब है नए विचारों को सुनने की कला से। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के जरिए यह बताने की कोशिश की कि भारत में जनता के मुद्दे या विपक्ष का विरोध सरकार नहीं सुन पाती है। इसी वजह से उन्होंने मोदी सरकार पर विरोध की आवाजें ना सुन पाने का आरोप लगाया। लेकिन लोकतंत्र में जनता की शक्ति और आदेश सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने सुनने की कला पर अपने जो विचार पेश किए हैं, जो उदाहरण दिए हैं, उन्हें देखने सुनने के बाद कुछ सवाल के जवाब उन्हें भी अब देने चाहिए। तो राहुल गांधी से जनता कुछ मासूम सा सवाल पूछना चाहती है और जनता के सवालों को हम सामने रख रहे हैं। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी ने नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय चुनाव नतीजों के जरिए लोगों का संदेश सुना? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी ने करीब 3 महीने पहले गुजरात चुनाव के जरिए लोगों का संदेश सुना था? तीसरा सवाल, पिछले 8 वर्षों से क्या राहुल गांधी देश के लोगों का आदेश सुन रहे हैं? देश की जनता की ओर से चुनी गई सरकार के खिलाफ विदेशी जमीन पर बोलना भारत के खिलाफ बोलने जैसा है। राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर विदेशियों को आखिर क्या जताना चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि भारत अब लोगों के रहने लायक नहीं है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? अपनी तारीफ के नाम पर विरोधियों की बुराई करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? इस तस्वीर को हम चाहते हैं कि आप देखिए किस तरह से वो लेक्चर दे रहे थे। हम चाहते हैं कि इस तस्वीर को एक बार आप देखें और उसके बाद हम बताते हैं कि आगे के हिस्से में क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे थे और उसके मायने क्या निकलते हैं। यानी उन तस्वीरों को भी आपने देखा, लेकिन पिछले करीब 8 वर्षों से हुए आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया
उसमें देश ने परिवारवाद के खत्म करने के संकेत दिए। जनता ने राजनीति में वंशवाद के खात्मे किए जाने के संकेत दिए। कई चुनावों में जनता ने कांग्रेस को लगभग पूरी तरह से नकार दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी टॉपिक पर बोलने वाले राहुल गांधी से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने जनता की राय को सुना और समझा? ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पैगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। पैगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। डिज्नी प्रिंस हैं राहुल गांधी। अभी तक वो डिज्नी वर्ल्ड से बाहर ही नहीं आए। उन्हें लग रहा है कि कॉमिक्स पढ़ रहे हैं और कॉमिक्स की दुनिया में घूम रहे हैं। ये जॉर्ज सोरेस का एजेंडा, भारत को बदनाम करने का एजेंडा विदेश की धरती पर जाकर लागू कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, हास्यास्पद बयान है, देश को बदनाम करने वाला बयान। आप एक तरफ विदेश की धरती पर बैठकर झूठी अफवाहें चला रहे हैं। आपके पास कोई प्रमाण है तो सामने लाना चाहिए था। बाहर जाके राहुल गांधी जी को देश की बदनामी करने की आदत बनी हुई है। वो व्यक्ति कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, जिन्होंने आपातकाल के अंदर बेमतलब में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम किया, जिसने संविधान की हत्या करने का काम किया, जिसने 84 के दंगों के अंदर सिखों को मारने का काम किया, और जो लगातार जो राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य सरकार को 50 राज्य सरकारों को उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया। वो कहता है लोकतंत्र खतरे में। इनको आदत सी बन गई है देश से बाहर जाकर देश की बदनामी करने के लिए। विदेश की धरती में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस तरह से माहौल और मजाक बनाकर राहुल जी ने देश को और देश के लोकतंत्र को अपमानित किया है। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और संसद सदस्य हैं। उन्होंने अगर सरकार पर इस प्रकार का आरोप लगाया है तो ये गंभीर आरोप है और इस पर संसद में भी बहस हुई है। लिहाजा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि श्री राहुल गांधी के वक्तव्य में कितनी सत्यता है। श्री राहुल गांधी जी का ना भारतीय संस्कार है और ना भारत के लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान है, और भारत के बाहर जा करके उन्हें क्या बोलना चाहिए ना उनके कांग्रेस के जो सलाहकार हैं उनको यह बताने का काम किए हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात देश में कहने का अधिकार है। देश के बाहर अगर कोई जाता है तो देश की प्रशंसा करता है, देश की अच्छाइयों को बताता है। वो सत्ता वियोग जो अपना व्यक्त कर रहे हैं कि हमें सत्ता नहीं मिली या सत्ता के वियोग में हम अब लगता है कि दाढ़ी रखाए इसको बढ़ा करके कहीं जा करके तपस्या करने में बीतेगा, ये जो उनकी बेचैनी है इसके कारण से ये सब। ऐसे लोग जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उनके लिए अब हम कांग्रेस से जुड़े कुछ विशेष आंकड़े लेकर आए। इसे जरूर आज गौर से देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। वर्ष 2013 में भारत के 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का शासन था, यानी 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज केवल 3 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का शासन है। 2 अन्य राज्य बिहार और झारखंड में कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके सत्ता में है। एक तरह से देखा जाए तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को अपने से कहीं ज्यादा नई पार्टियों के साथ जूनियर पार्टी बनना पड़ रहा है। वर्ष 2009 के आम चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी को
206 सीटें मिली थी। उसी कांग्रेस पार्टी को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 44 सीटें ही मिली थी। सिर्फ यही नहीं, इसके अगले 5 वर्षों तक विपक्ष में बैठने के बावजूद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इस कांग्रेस पार्टी को ही 55 सीटें ही मिल पाई थी, यानी 55 सीटों में ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। जनता ने चुनाव में साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पर उन्हें भरोसा नहीं है। क्या राहुल गांधी ने जनता का ये साफ संदेश या फिर साफ आदेश सुना था? वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने कुल 91 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वर्ष 2022 के 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली थी, जबकि वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। यानी यहां भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। वर्ष 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब थी। देश के 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, यानी वो इन राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद वर्ष 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी जी अपनी खुद की पारंपरिक सीट अमेठी वो तक नहीं बचा पाए थे। क्या राहुल गांधी ने अमेठी की जनता की आवाज सुनी थी? वर्ष 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन केवल 2 सीटें ही जीत पाई ये पार्टी। और यही नहीं, केवल 4 सीटें ऐसी थी जहां वो दूसरे नंबर पर पार्टी बन पाए थे। मतलब कांग्रेस को यूपी की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। और कांग्रेस के राजनीतिक पतन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में हारती है तो कई चुनावों तक वो उस राज्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि गुजरात में कांग्रेस ने वर्ष 1980 से 1995 तक शासन किया, लेकिन 1995 में हारने के बाद अभी तक सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो पाई। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने आखिरी बार वर्ष 1977 में सरकार बनाई थी, इसके बाद वहां सरकार नहीं बना पाई। ओडिशा में वर्ष 1999 के बाद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। यूपी में कांग्रेस ने आखिरी बार वर्ष 1989 में सरकार बनाई थी। तब से लेकर अब तक यूपी में कांग्रेस शासन नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को आंकड़े नहीं पता होंगे, ऐसा भी नहीं है कि इन रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के असली हालात के बारे में नहीं बताया होगा। लेकिन राजनीति में विरोधियों को हराने के लिए खुद की लकीर बड़ी खींचने का चलन हमेशा चलता है, यानी खुद की लकीर को बड़ा खींचना हो, इसका चलन अब खत्म हो चुका है। ये चलता था ये चलन, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। और अब जिस तरह राजनीति हो रही है उसमें राजनेता अपनी से बड़ी लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच से विदेशी धरती पर भारत के विषय में जो कहा, उससे भारत की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचा है। कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की और ये कहा कि उनको अपनी यात्रा के दौरान मिलिटेंट्स दिखाए किसी ने वहां पर जो मौजूद थे। ये पूछा जा रहा है कि आपने उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया एजेंसीज तक? सब काम राहुल गांधी को ही करें तो प्रधानमंत्री क्यों बैठे हैं शपथ लेकर 2 बार? हर काम राहुल गांधी करेगा तो आप क्यों बैठे हैं? सिर्फ तालियां बटोरने के लिए, भाषण देने के लिए, लांछन लगाने के लिए, ये क्या मतलब है? एक आखिरी सवाल, बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जब भी आप किसी वैश्विक मंच पर पहुंचते हैं तो आप भारत की छवि खराब करने वाली बात ही राहुल गांधी की। किसने कहा था कि एक वक्त था जब भारत में पैदा होना भी अपमानित महसूस होते थे? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। घर में शादी है और पैसे नहीं है, ताली बजा के हंस रहे थे। कहाँ था? हिंदुस्तान में तो नहीं था, बाहर था। ये इस तरह की मानसिकता से इन्हें अब बाहर निकलना चाहिए। आज किसी भी विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है, पूरा विश्व को मालूम पड़ जाता है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। तो अब ये पुराने फैशन की बातें इन्हें अब नहीं करनी चाहिए। उनको बोलो थोड़ा नए फैशन में आए। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेशी सरजमीन पर भारत या भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बोला है। राहुल गांधी मई 2022 में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। तब उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलना शुरू किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को काम नहीं करने दे रही है। भाजपा ने उनके इस बयान पर ऐतराज जाहिर किया था। इस बार राहुल गांधी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर सरकार के कामकाज पर आरोप जरूर लगाए। राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं कहा,
उन्होंने कश्मीर को लेकर दो तरह की बातें कही। एक में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहां तिरंगा लेकर लोग जुड़ते चले गए और इस दौरान उन्हें आतंकवादी भी दिखे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि वो सभी लोगों की बातें सुनने गए थे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कश्मीर एक हिंसक राज्य है, जहां वो पुलवामा भी गए और वहां उन्होंने बम हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यानी वो जो बम हमला हुआ था उनके कार पर, उस पर मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने जो कहा एक बार सुन लीजिए। कश्मीर is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. राहुल गांधी का यह बयान अंग्रेजी में है, इसलिए इसमें चुने गए शब्दों का जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम राहुल गांधी की ओर से कश्मीर और पुलवामा पर चुने गए शब्दों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। We've been told we're going to be killed. We're walking and people are coming, and then one guy looks at me and he says, "Call me." So I'm like, "Come." And the security people have said, "Listen, please don't do this. Please don't call people. Like we walk here, don't call people because this is putting everybody at risk." So the guy says, "Call me." I say, "Come." So he comes. Starts walking next to me. And he says, "Mr. Gandhi, you've come here to listen to us." So I'm like, "Yes." So he's like, "That's interesting." He's like, "You really come here to listen to us?" And I'm like, "Yes." So he's like, "Good." And then he says, "You see those guys over there?" And we're walking. And he says, "You see those guys over there?" And I'm like, "Yes." Who? He's like, "Those boys over there." And I'm like, "Yeah." He's like, "The militants." Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, "They're there. And they're looking at you." राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने मिलिटेंट्स को देखा। अपनी स्पीच में उन्होंने मिलिटेंट्स यानी कि उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल उन्हें वहां करना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहीं भी अपने भाषण में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का जिक्र नहीं किया है। इससे पता चलता है कि कश्मीर में हिंसा का कारण बने आतंकवादियों को लेकर राहुल गांधी क्या सोचते हैं। कश्मीर को राहुल गांधी ने तथाकथित वायलेंट स्टेट कहा। वायलेंट स्टेट का मतलब है हिंसक राज्य। राहुल गांधी की नजर में कश्मीर एक हिंसक राज्य है। राहुल गांधी की अंग्रेजी भाषा में पकड़ अच्छी है, तो यकीनन उन्हें वायलेंट स्टेट यानी कि हिंसक राज्य या फिर वायलेंस अफेक्टेड स्टेट यानी कि हिंसा प्रभावित राज्य का फर्क मालूम होगा। लेकिन फिर उन्होंने कश्मीर को तथाकथित हिंसक राज्य कहा। विदेशी सरजमीन पर कश्मीर को हिंसक राज्य बताने वाले राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को सफल भी बताया। उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी कश्मीर को वायलेंट स्टेट तो कह गए, लेकिन कश्मीर में हिंसा के पीछे कौन सा देश शामिल था यह हर कोई जानता है, लेकिन उसका नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया। राहुल गांधी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लेने से राहुल गांधी कतराते नजर आए, उसी तरह से चीन को लेकर राहुल का सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ गया। चीन को लेकर राहुल गांधी पहले भी अच्छी बातें करते आए हैं। सबसे पहले हम आपको चीन पर राहुल गांधी के विचार सुनाते हैं। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution. They've had civil war. They've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. मतलब राहुल गांधी के मुताबिक जो सद्भावना का प्रतीक है,
राहुल गांधी का यह भी मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता चीन का मुख्य विचार नहीं है। तो हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता चीन का मुख्य विचार नहीं है तो वो सद्भावना पसंद देश कैसे हो सकता है? जिस देश में भारत की तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना हो, वहां की सरकार अपने तानाशाही नियमों को जनता को नापसंद होने के बावजूद थोप सकती है। राहुल गांधी को भी मालूम है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से ही वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा पाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से वो देश में किसी भी जगह जा सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यही तो है स्वतंत्रता का अर्थ। लेकिन राहुल गांधी को शायद भारत में मिलने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बल्कि वो तो चीन की सद्भावना वाले मूल्यों के पक्षधर हैं, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। राहुल गांधी चीन को सद्भावना पसंद देश बता रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी चीन को भारत के एक ऐसे दुश्मन की तरह पेश करती है जो भारत की जमीन कब्जाने की फिराक में रहता है। सच्चाई यह है कि चीन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो विस्तारवादी नीति के तहत अपने हर पड़ोसी की जमीन कब्जाने की फिराक में रहता है। वो वन चाइना पॉलिसी को पड़ोसियों पर थोप कर उनकी जमीन हड़प रहा है। राहुल गांधी को गलवान में शहीद हुए जवानों के परिवारों से चीन के बारे में पूछना चाहिए कि क्या चीन एक सद्भावना पसंद देश है? ये तो राहुल गांधी से जुड़ा हमारा विश्लेषण था, जिस पे आपने सुना कि उन्होंने देश के बाहर जाके लोकतंत्र को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए और उनकी नजर में लोकतंत्र खतरे में है।